हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। पेंडोरा पेपर्स को लेके जो पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, इनको लेके जो भी रिविलेशंस हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको आज हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये पेनेमा पेपर्स लीक जो थे उनसे कैसे अलग हैं। पेंडोरा पेपर बेसिकली है क्या और किस तरह से यहाँ पे जो भी वर्ल्ड के जो अमीर लोग हैं, वो किस तरह से अपने जो असेट्स हैं उनको विदेशों में पार्क कर रहे हैं ताकि टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी निगरानी से उससे बचा जा सके। किन किन जो पर्सनालिटीज़ हैं बहुत ही रिनाउंड, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें जैसे यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम आया है, अ, वो देखेंगे। और कौन कौन लोग हैं जिनको इन पेंडोरा पेपर से जोड़ के देखा जा रहा है और पूरा ये जो रिविलेशन है ये क्या हमें बता रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें रेलेवेंट है वो पूरी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पेंडोरा पेपर्स हैं क्या। पेंडोरा पेपर्स बेसिकली लगभग 12 मिलियन ये लीक्ड फाइल्स हैं जो कि ग्लोबल कॉरपोरेट जो सर्विस फर्म्स हैं, अराउंड 14 फर्म्स ऐसी हैं जिनसे ये आपके 12 मिलियन पेपर्स, ये जो फाइल्स हैं ये आपकी लीक की गई हैं, विच सेटअप अबाउट अराउंड 29,000 ऑफ द शेल कंपनीज एंड ऑफ द शेल्फ कंपनीज। ओके, ये शेल्फ कंपनीज हैं। शेल्फ कंपनीज आपकी डिफरेंट होती हैं शेल कंपनी से। शेल कंपनी जो आपने नाम सुना होगा, शेल कंपनी बेसिकली होती है ऐसी कंपनी जो पेपर पे एग्जिस्ट कर रही है, जो एक्चुअल में कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रही है, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है, बट दे डू हैव द बैंक अकाउंट। शेल कंपनी का जो आपने नाम सुना है वो बैंक अकाउंट होता है। तो शेल कंपनी ज़्यादातर कई बार इसको जोड़ के देखा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से, टैक्स इवेजन से, है ना। लोग अपना पर्सनल असेट्स शील्ड करते हैं ताकि उन्होंने जिनसे उधार ले रखा है वो उस पैसे को ना ले जाएं। तो शेल कंपनीज डिफरेंट। शेल्फ ये जो कंपनीज हैं, शेल्फ कंपनीज होती है रेडीमेड कंपनीज। रेडीमेड मतलब जिस तरह से हम कपड़े कई बार टेलर के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे कपड़े वो पूरा सिल के देता है, तो वो एक अलग है। और कई बार हम शोरूम से जाके पूरे रेडीमेड जो क्लॉथ्स लाते हैं। तो इस तरह से शेल्फ जो कंपनीज है ये रेडीमेड कंपनीज है, मतलब ऑलरेडी ये आपको रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी जिनको यूज़ किया जा सकता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। फाइन। तो ये जो फाइल्स आपकी लीक की गई हैं ये शेल्फ कंपनीज के बारे में है और प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में है। तो ये ट्रस्ट के ऊपर ही पूरा जो इशू है ये क्रिएट हो रहा है कि किस तरह से जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं उनको यूज़ किया जा रहा है अपनी जो वेल्थ है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पार्क करने के लिए, ताकि टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पता ना चल पाए कि कौन सा असेट कहाँ पे उन्होंने प्लेस किया हुआ है। तो ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, ये जो 12 मिलियन ये फाइल्स हैं, यहाँ पे ये बेसिकली बता रहे हैं कि अल्टीमेट ऑनर कौन है इन असेट्स का। जो विदेशों में इतने सारे असेट्स हैं इनका अल्टीमेट ऑनर कौन है, और जो भी आपने प्राइवेट ऑफशोर मतलब विदेशों में जो ट्रस्ट बना रखे हैं वहाँ पे जिस भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो कैश के अंदर है या फिर कोई रियल एस्टेट है, शेयर होल्डिंग है, ये सब चीज़ें ये फाइल्स रिवील करती हुई हमें दिख रही हैं। इफ़ यू सी इंडिया की अगर हम बात करें, 380% एटलीस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है। वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स से इनका नाम जोड़ के देखा जा रहा है। स्पेशली पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया है। पूरा इशू डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। देखिए, हमने ये जाना पेंडोरा पेपर्स हैं क्या। अब हम बात करते हैं पेंडोरा पेपर रिवील क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्या यहाँ पे जो है खुलासा किया है जिसकी वजह से इतना जो है भूचाल टाइप आ रहा है। द थिंक इज दैट पेंडोरा पेपर ये रिवील कर रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड के जो रिच फेमस जो लोग हैं या फिर जो नोटोरियस लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पे थे और उन्होंने सेटअप किया कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर। मल्टी लेयर ट्रस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने सेटअप किया फॉर एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है कोई मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा अमीर आदमी है, तो वो अपने जो असेट्स हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, आने वाली जो उसके जो भी चिल्ड्रन हैं उनको कैसे डिवीज़न किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो उसके असेट्स हैं उसको कैसे पास किया जाएगा, पासिंग द असेट्स, किसको क्या मिलेगा किसको क्या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो बिजनेसमैन है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे इसको एस्टेट मैनेजमेंट में इस तरह से कर सकता है कि अच्छा इनको इतने इतने शेयर दिए जाएंगे, और अगर मेरा कोई भी जो बेटा या बेटी है अगर वो सेल करता है खुद के शेयर्स को, तो फर्स्ट राइट यहाँ पे दूसरे सिबलिंग्स का होगा, उसके भाई बहनों का होगा कि वो इसको खरीद सकें। तो इससे क्या है, उसने इंश्योर कर दिया कि जो ऑनरशिप है कंपनी की वो इन्हीं के पास रहेगी, बच्चों के पास। तो इस तरह से ये एस्टेट प्लानिंग किया जाता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये मेंशन किया कि आपने जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है उनको मल्टी लेयर करके
और इस तरह की टैक्स जुरिस्डिक्शन में अपना सिचुएशन किया हुआ है जहाँ पे टैक्स रिलेटेड लॉज बहुत ही मतलब कम है, ये मान लीजिए। या फिर जो जिन्हें हम टैक्स हेवन के नाम से जानते हैं। टैक्स हेवन क्या होता है? जहाँ पे टैक्स बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, और टैक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको नहीं मिलती है। टैक्स सिक्रेसी इज देयर। तो पंडोरा पेपर्स में इन्होंने रिवील किया कि ये जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है इनका यहाँ पे यूज़ किया गया है अपने जो असेट्स हैं उनको छिपाने के लिए, रिच पीपल के द्वारा अपने असेट्स को छिपाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन स्पेशली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनकी नज़रों से बचने के लिए। तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रस्ट जो है कैसे काम करते हैं, ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर कैसे इनको हेल्प कर रही है। देखिए ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया जहाँ पे जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, मान लीजिए ये इसका पूरा बिजनेस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपके 10 करोड़ रुपीज़ हम मान लेते हैं। तो ये जो ऑनर है ये अपनी प्रॉपर्टी जो है इसको किसी दूसरे पर्सन को देगा या किसी दूसरे एंटिटी को देगा, फाइन। और वो एंटिटी फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रस्ट, और जिसे दिया जा रहा है उसे ट्रस्टी कहा जाएगा। और ये ट्रस्ट या ट्रस्टी क्या करेगा? इस पूरे जो असेट्स हैं इनको यूज़ करेगा फॉर थर्ड पार्टी बेनिफिट, किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाएंगे। और ये जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको बताया जा सकता है, ओके, जो भी ऑनर है वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है कि ये बेनिफिशियरीज होंगे। तो ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया? जो ऑनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी एंटिटी को दे रहा है, और ये जो एंटिटी ट्रस्ट बन रहा है ये इसका क्या हो जाएगा? एक तरह से ऑनर हो जाएगा। और ये यहाँ पे सब चीज़ों को डील करेगा। तो जो भी आपका ट्रस्ट बन के सामने आ रहा है उसके मेजर 3 आपकी पार्टीज होती हैं। सेटलर जो बेसिकली ट्रस्ट को क्रिएट कर रहा है, फाइन, जो ट्रस्ट को सेटअप कर रहा है। ट्रस्टी वो पर्सन होगा हु होल्ड्स द असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ सेट ऑफ पीपल नेम्ड बाय द सेटलर। जिसने ये ट्रस्ट सेटअप किया है वो यहाँ पे नाम बताएगा कि ये बेनिफिशियरीज हैं, तो आपको मेरे असेट्स जो हैं ये सब आपको मैनेज करने हैं, और इसका जो बेनिफिट है असेट्स का बेनिफिट ये बेनिफिशियरीज़ को देना है। अब बेनिफिशियरीज़ कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ट्रस्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है सक्सेशन प्लानिंग में, एस्टेट प्लानिंग के अंदर कि जो है मेरे जाने के बाद किस तरह से मेरे असेट्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा, इसलिए आप ट्रस्ट बना रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि और क्या ट्रस्ट बनाना लीगल है, नहीं है, या फिर ऑफशोर ट्रस्ट बनाना लीगल है, नहीं है। तो इंडिया का जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है ये पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड कराता है और ये इसको लीगल बेसिस दे रहा है, ठीक है ना। स्पेशली ट्रस्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपका लीगल बेसिस होता है। और अगर इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया के जो लॉज हैं वो ऑफशोर मतलब विदेशों में जो ट्रस्ट हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करता है। तो फिर ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ये हो क्यों रही है? क्योंकि आपने विदेशों के अंदर ट्रस्ट बना रखा है तो वो लीगल है। तो ये जो पेंडोरा फाइल्स हैं ये हमें यही तो बता रही हैं कि विदेशों में लोगों ने ये ट्रस्ट यहाँ पे इस तरह से बना रखे हैं। तो फिर ट्रस्ट जब आपका लीगल है तो कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपका ट्रस्ट बन रहा है लेजिटिमेट रीज़न के लिए, मतलब जेन्यून रीज़न के लिए आपने ट्रस्ट बनाया है, जैसे एस्टेट प्लानिंग हो गया, मेरे असेट्स को किस तरह से पास किया जाएगा, हमारे जो भी रिलेटिव हैं या बच्चे हैं उनमें किस तरह से असेट होगा, दैट इज़ फाइन। तो जेन्यून पर्पज़ के लिए आपने ट्रस्ट बनाया तो वो अच्छी बात है। लेकिन ट्रस्ट का यूज़ कई बार यूज़ किया जाता है एज ए सीक्रेट व्हीकल टू पार्क द इल गोटन मनी, जो आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं या आपकी जो इनकम है उसको छिपाने के लिए, ब्लैक मनी है उसको छिपाने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? ट्रस्ट का यूज़ कर रहे हो अपने उस मनी को छिपाने के लिए, ऐसी जगह पे पार्क करने के लिए जहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़र ना पड़े। प्रोटेक्ट द वेल्थ फ्रॉम लॉ एनफोर्सर्स, इंसुलेटेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। कई बार क्या होगा, मान लीजिए किसी ने बिजनेस किया हुआ है या कोई रियल एस्टेट डेवलपर है और उसने काफ़ी सारा लोगों से पैसा भी ले लिया, उधार बैंकों से ले लिया, और उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है ना, डाइवर्ट कर दिया। उसने देखा कि अगर कल को ये पैसा डूब जाता है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा पैसा जो उधार लेने वाले हैं, जो उधार जिन्होंने मुझे दिया है उनके पास वापस ना चला जाए, तो उससे बचने के लिए वो क्या करेगा, वो ट्रस्ट के अंदर ये पैसा चला जाएगा। तो अब इस ऑनर ने अगर ट्रस्ट के अंदर ये असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो उन असेट्स का ऑनर कौन हो गया? ये ट्रस्ट हो गया। नाउ दिस इंडिविजुअल रियल एस्टेट डेवलपर इज़ नो मोर द ऑनर ऑफ दीज असेट्स। तो अगर जो क्रेडिटर हैं जिन्होंने इसको लोन दे रखा है वो इसके असेट को सीज नहीं कर सकते क्योंकि ऑनर तो ये है नहीं। तो कई बार क्या होता है, ये ट्रस्ट का यूज़ किया जाता है इंसुलेट फ्रॉम क्रेडिटर्स, एंड एट टाइम्स इट इज़ यूज्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेंडोरा आपकी फाइल्स हैं जिसमें ये 12 मिलियन आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जितने भी ये डॉक्यूमेंट रिवील किए जा रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है सब कुछ इलीगल ही होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। हालांकि पेंडोरा पेपर्स के अंदर नाम आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। अब ट्रस्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। अब ट्रस्ट को आप एक जेन्युइन पर्पस के लिए सेटअप कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन ट्रस्ट को अगर आप जेन्युइन पर्पस के लिए सेटअप नहीं करते हो,
उसको आपके जो इनकम छुपाने के तरीके हैं या अपना जो मनी आपने गलत तरीके से ब्लैक मनी कमाया है उसको पार्क करने के लिए तब दिक्कत हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रस्ट को सेटअप क्यों किया जा सकता है। मेंटेन द डिग्री ऑफ सेपरेशन। डिग्री ऑफ सेपरेशन में अगर आप देखोगे द थिंक इज दैट, जैसा अभी हमने रियल एस्टेट वाला ये एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने किया है कि जो बिजनेस पर्सन है वो क्या करते हैं, अपने प्राइवेट जो ऑफशोर ट्रस्ट हैं ये क्रिएट करते हैं ताकि उनके जो पर्सनल एसेट हैं वो थोड़े अलग हो जाएं। तो इन केस ऑफ अगर उनका कोई लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उनके पर्सनल असेट को जब्त किया जाता है, तो पूरा का पूरा असेट ही जब्त नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर उन्होंने ट्रस्ट के अंदर जो असेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो असेट के ऑनर उनके ऑनरशिप उनके पास नहीं है, इसलिए वो जो असेट्स हैं वो इंसुलेट हो जाते हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स। ये एक बहुत बड़ा आपका रीज़न है। इसके अलावा सिक्रेसी एक बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि आप देखोगे जितने भी ट्रस्ट वगैरह बनाए गए हैं टैक्स हेवन में। टैक्स हेवन का क्या मतलब है, जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम या नेग्लेजिबल है, जहाँ पे टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए चंद घंटों में, कुछ दिनों में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे महीनों लग जाते हैं, फिर भी ये इंश्योर नहीं होता कि आपको ये टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। तो सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए लोग टैक्स हेवन्स की तरफ जाते हैं, लाइक पनामा इज़ देयर, ओके, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ऑफशोर जो ट्रस्ट होते हैं ये ऑफर करते हैं एनहांस्ड सिक्रेसी टू बिजनेस पर्सनस, और ये इनकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको बनाने में भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टैक्स डिपार्टमेंट को बड़ी मुश्किल होगी ये इन्फॉर्मेशन लेने में कि ये कहाँ पे पैसा जा रहा है, टैक्स बचा रहे हैं नहीं बचा रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। और रीज़न ये होता है अवॉइड द टैक्स इन द गाइज ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की इसके अंदर कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाले टाइम में किस तरह से असेट्स हमारे पास होंगे आने वाली जनरेशन को, इस प्लानिंग को आगे दिखा के आप क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से हो रहा है, देखिए बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, उनके जो एनआरआई चिल्ड्रन हैं उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने ये ट्रस्ट सेटअप कर दिया। अब ट्रस्ट सेटअप कर दिया तो ट्रस्ट ही यहाँ पे ऑनर है, फाइन, जो असेट हैं वो ट्रस्ट के साथ में है। और जो भी बिजनेसमैन है जिसने ट्रस्ट सेटअप किया है उसके जो भी बच्चे हैं, चाहे वो जो भी सन है डॉटर है, वो उसको बेनिफिशियरी के रूप में रख देगा। तो जो बेनिफिशियरी हैं उसके जो भी सन या डॉटर हैं उनके ऊपर टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए भी आपका इसका यूज़ किया जाता है कि अपने जो असेट हैं इन्होंने पूरे ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, अब ट्रस्ट अपने लेवल पे इसको डील करेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा आपका जो प्रिपेयर फॉर एस्टेट ड्यूटी इवेंचुअलिटी, फिलहाल इंडिया के अंदर ये जो एस्टेट ड्यूटी होती है ये हटा दी गई थी 1985 के अंदर, इसको हटा दिया गया था। एस्टेट ड्यूटी को इस तरह से आप समझिए कि कोई भी जो बिजनेस फैमिली है, फाइन, वो जब नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है या जो भी है तो उनको इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब देना होता था। पहले ये जब था लागू होता था तो आपका 85% तक ये टैक्स आपका था। तो आने वाले टाइम में क्या पता ये वापस आपका लागू हो जाए, तो इससे बचने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले टाइम में हमें कोई डेथ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स ऐसा कुछ देना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए भी लोग बाहर अपना ये पैसा पार्क कर देते हैं ट्रस्ट के अंदर, ऑफशोर ट्रस्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है एक्सक्यूज़ मी, कि इंडिया के अंदर जो भी इंडिविजुअल है, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, वो बाहर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई का जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, दैट इज़ एलआरएस स्कीम, इसके अंडर में केवल $2.5 लाख, ओके, 2,50,000 आपका ये जो डॉलर्स हैं इतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब इतने की ही आप प्रॉपर्टी जो है बाहर ले सकते हो, सिक्योरिटीज़ आप ले सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं ले सकते। अब क्या है, इससे बचने के लिए या इसका थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, इस रेस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए अपने आप को एनआरआई के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम एनआरआई हो गए। तो अब एनआरआई के अंदर में आप अगर एनआरआई हो तो आपको ये लिमिट $1 मिलियन का मिल जाता है, मतलब ये 2.5 लाख से सीधा 4 गुना होकर 10 लाख हो गया, $10 लाख, $1 मिलियन हो गया। तो कई बार क्या होते हैं, बिजनेस पर्सन अपने आप को एनआरआई दिखाते हैं और ये जो बाहर पैसा, बाहर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 मिलियन तक का आपका फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो ऐसे टैक्स जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे टैक्स रेट कम है वहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे आईटी जो स्लैब है, टॉप स्लैब पे 30% तक चला जाता है। इसके अलावा अगर आपका एनुअल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है, सुपर रिच, तो फिर सरचार्ज अलग लग रहे हैं। तो दूसरे जो टैक्स जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे 6-7% या 10% से कम का या फिर नेग्लिजिबल टैक्स रेट है, उसका भी इनको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा एक एनआरआई एंगल और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, इसके अंदर क्या होगा कि जो आपने ट्रस्ट बना रखा है ना, इंडियन लॉ के अंदर डेफिनेटली आपने ट्रस्ट को तो मतलब यहाँ पे जो ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी को आपने इस तरह से किया हुआ है
तो ट्रस्टी जो है दैट इज़ लीगली द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टीज़। जो भी ट्रस्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो लीगल ऑनर होगा वो ट्रस्टी होगा, और जो भी इनकम आ रही है वो ट्रस्टी ही उसको डील कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रस्टी बना रहे हैं, किसी एनआरआई को ट्रस्टी बना दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने क्या किया, एनआरआई को ट्रस्टी बना दिया, या ऑफशोर किसी दूसरी कंट्री में कोई इंडिविजुअल है उसको आपने ट्रस्टी बना दिया। अब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको है ना इस चीज़ को बेनिफिट देना है। ओके, ये इंडिविजुअल है जिनको ये सारे बेनिफिट जाने चाहिए ट्रस्ट के। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह से ये एनआरआई ट्रस्टी बना के ये क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं दैट दे आर टैक्स्ड इन इंडिया ओनली ऑन देयर टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बाकी जो इनकम है वो उसका टैक्स से बच जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो पास्ट में अपना एनआरआई स्टेटस दिखा रहे थे, उनको कहा जा रहा है कि आप अपना एनआरआई स्टेटस प्रूव कीजिए, क्योंकि लोगों ने ये एनआरआई स्टेटस अपना ज़बरदस्ती बना लिया इन सब बेनिफिट्स को लेने के लिए, है ना। जैसे हमने देखा था ये ऑफशोर आप इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर सकते हो, ये सब चीज़ें। अब हम आते हैं, कैन ऑफशोर ट्रस्ट बी सीन एज द रेजिडेंट इंडियन फॉर टैक्स पर्पसेस, कि आपके जो भी ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर जो भी ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या उनको आपका टैक्स पर्पस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रे एरियाज़ हैं, मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आर देयर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो ब्लैक मनी आपका एक्ट है, उसके अंडर में जो भी रेजिडेंट इंडियंस हैं, जितने भी रेजिडेंट इंडियन हैं, चाहे वो आपके सेटलर्स हों जिसने ट्रस्ट सेटअप किया है, या फिर वो ट्रस्टी हों, या फिर उस ट्रस्ट से बेनिफिट होने वाले हों, उनको रिपोर्ट करना होता है अपना फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड असेट्स। ये सारी चीज़ें उनको क्या करनी होती है, रिपोर्ट यहाँ पे करनी होती है अकॉर्डिंग टू ब्लैक मनी टैक्स एक्ट। अब एनआरआईज को ये करने की ज़रूरत नहीं है, एनआरआईज को यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है। इसलिए क्या है, लोग अपना ये एनआरआई स्टेटस यहाँ पे लेके ये सारा बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि हमें ये रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली टैक्स अथॉरिटीज़ की नज़रों से बचे रहेंगे। अब यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट उसको टैक्स के लिए कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, विदेश में जो ट्रस्ट बना हुआ है, अगर वो जो ट्रस्ट है उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए आपका कंसीडर किया जाता है। इफ द ट्रस्टी इज़ एन इंडियन रेजिडेंट, जो आपने ऑफशोर मतलब विदेश में ट्रस्ट बना दिया, लेकिन उसका जो ट्रस्टी है अगर वो इंडियन रेजिडेंट है, तो डेफिनेटली उसको टैक्स पर्पस के लिए कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर आपका वो एनआरआई है, तो कई बार लोग बचने के लिए, उससे टैक्स पर्पस से बचने के लिए एनआरआई को ट्रस्टी बना देते हैं। तो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि ये जो एनआरआई है जिसे ट्रस्टी बनाया है, ये आपका इंस्ट्रक्शन तो नहीं ले रहा किसी रेजिडेंट इंडियन से, मतलब इंडिया से इसके पास इंस्ट्रक्शन तो नहीं जा रहे हैं कि किसे बेनिफिट देना है नहीं देना है। अगर इंडिया से उसके पास इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं कि किसे बेनिफिट देना है नहीं देना है, तो डेफिनेटली उसे भी टैक्सेशन पर्पस के लिए इंक्लूड किया जाएगा। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। इसलिए लोग ये जो ट्रस्ट की स्ट्रक्चर है इसका यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें जो पेंडोरा पेपर्स हैं, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ट्रस्ट जो बेसिकली जेन्युइन पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसको आप कई दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, जो पेंडोरा पेपर्स बता रहे हैं। क्या वो बता रहे हैं कि ट्रस्ट का आप यूज़ कर रहे हो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, अपने जो एंड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ऑफशोर एंटिटीज़, ऑफशोर एंटिटीज़ से आप डिस्टेंस करने के लिए, ताकि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाएगा टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए उन तक पहुंचना। दूसरा क्या है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड कर रहे हो। जैसे आपने जो असेट्स हैं किसी ट्रस्ट के अंदर दे दिए, तो ट्रस्ट के पास ऑनरशिप चली गई। अब अगर आपने किसी से लोन भी ले रखा है, आपसे कोई मांगने वाले हैं जैसे क्रेडिटर्स हैं, तो वो आपके उन असेट्स को सीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऑनरशिप नहीं है। फाइन, सो दीज आर बेसिकली द मोटिव्स जिसकी वजह से ये सारे जो रिवीलेशंस हैं पेंडोरा पेपर्स में किए गए। और आप देखोगे पेंडोरा पेपर्स में जो नाम आ रहे हैं वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, टोनी ब्लेयर जो पीएम रह चुके हैं, फॉर्मर पीएम हैं यूके के, उनका नाम है। और पाकिस्तान की तरफ, या फिर हम किंग ऑफ जॉर्डन की बात करें, चेज प्राइम मिनिस्टर हैं। और पाकिस्तान के तरफ से जो इमरान खान हैं जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बहुत ही क्लोज जो एड्स हैं, उनको भी, जो उनके की मेंबर्स हैं, वो उनका भी यहाँ पे नाम है। ओवर 700 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स का यहाँ पे नाम लिया गया है, जो इमरान खान के इनर सर्किल से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इमरान खान के इनर सर्किल में काफ़ी लोगों का नाम पेंडोरा पेपर्स में है। डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इशू रहेगा आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लगभग 380 पर्सन्स हैं कम से कम, और भी आते रहेंगे नाम धीरे धीरे। एट प्रेजेंट आप ये देखेंगे तो दिस इज़ द स्नैपशॉट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दीज नेम। काफ़ी प्रोमिनेंट नेम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं।
ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया में अगर हम बात करें, नीरव मोदी की सिस्टर हैं, उनका भी यहाँ पे नाम ये मेंशन किया जा रहा है कि उसके भागने से पहले इस तरह से इन्होंने ये पूरा क्रिएट किया। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस अनिल अंबानी को लेके बताया जा रहा है। जो अनिल अंबानी जो कि बैंकक्रप्ट हैं, है ना, उनका 1.3 बिलियन, अराउंड 1.3 बिलियन का कुछ 1.3 बिलियन डॉलर के इस तरह से ऑफशोर में असेट्स हैं। सो डेफिनेटली ये जो पेंडोरा पेपर लीक्स हैं काफ़ी कुछ हमें बता रही हैं वर्ल्ड के प्रोमिनेंट और जो रिच पर्सन्स हैं वो किस तरह से अपनी वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से इन्होंने जो कॉरपोरेट व्हील है उसको भी हटा दिया और ये ट्रस्ट का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो पैनामा आपके जो पेपर लीक हुआ था, या जो पैराडाइज पेपर्स लीक हुए थे, तो पैनामा पेपर लीक के अंदर भी इसी तरह से बड़े बड़े नाम्स थे। उसमें ये था कि लोग अपनी जो प्राइवेट जो भी आपकी वेल्थ है, जिस तरह से भी जो आपका पैसा है, उसको उन्होंने ऑफशोर एंटिटीज़ में कैसे रखा हुआ है। ठीक है, ये पैनामा पेपर में था। और जो कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑफशोर अपना पैसा इस तरह से कैसे रखा हुआ है, वो पैराडाइज पेपर्स में मेंशन किया गया था कि किस तरह से इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ बनाई, शेल कंपनीज हो गई या अदर्स हैं, तो उस तरह से ये पैसा यहाँ पे रखा था। ये पैनामा पेपर और पैराडाइज पेपर्स में इनको डील किया गया था, जिसमें पैनामा आपका इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, पैराडाइज आपके कॉरपोरेट्स की बात कर रहा है। जबकि पेंडोरा पेपर में इन्होंने क्या किया, कंपनी वगैरह आप छोड़िए, इन्होंने ट्रस्ट का यूज़ किया है ना, ट्रस्ट का यूज़ किया है। ट्रस्ट को बेसिकली जेन्युइन पर्पस के लिए तो यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट को किस तरह से ये अपनी वेल्थ को पार्क करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एनोनिमिटी सीक करने के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से ये आपके पेंडोरा पेपर न्यूज़ के अंदर हैं। और ये ट्रस्ट कहीं पे भी सेटअप किए जा सकते हैं, चाहे टैक्स हेवंस हो गए जिसमें आपके पैनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एक्सेट्रा, या फिर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे रिलेटिवली टैक्स एडवांटेज मिलते हैं, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, यहाँ पे इन्होंने पूरा सेट किया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि पेंडोरा पेपर्स पूरा है क्या और किस तरह से इन्होंने ट्रस्ट को यूज़ किया है, अनलाइक पैनामा पेपर जिसके अंदर आपका जो है ऑफशोर कंपनीज़ का यूज़ किया जा रहा था। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और भी बहुत सारे फ्री सेशंस के लिए। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट अनअकैडमी गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट इन दिस ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020. You can definitely go through the list of the toppers. एंड यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग मिलती हैं, वैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग सेशंस। द लिंक ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड RB Live to get 10% extra off and personal guidance. Similarly, you can opt for Iconic with added benefits. ये Iconic का फीस स्ट्रक्चर है। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 6 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर से, जिसमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। स्पेशली 2022 और 23 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट हैं। दे कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैचेस। वीकेंड बैच है, जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं अपने करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें पार्टिसिपेट करके आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।